नमस्कार साथियों। आज मैं आप सभी से 8th पे कमीशन के विषय में कुछ चर्चा करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है और उसमें अगर कोई उत्प्रेरक मिल जाए, कैटलिस्ट मिल जाए, तो और तेज़ी से संपादित होती है। इसी तरीके से ये 8th पे कमीशन के बारे में, सैलरी की गणना कैसे होती है, क्या होगी सैलरी, 6th पे कमीशन क्या था, 7th पे कमीशन क्या था, कितने फिटमेंट फैक्टर थे, फिटमेंट फैक्टर होता क्या है, गणना कैसे होती है, आपकी कितनी सैलरी 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आएगी, इन सभी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करूंगा और आशा करता हूं कि आप वीडियो जो है अंत तक देखेंगे। चलिए बहुत ज़्यादा चर्चा ना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम चर्चा करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पे कमीशन होता क्या है। हमारा जो कमीशन गठित होता है, ये क्यों गठित होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, आवश्यकता क्या होती है। देखिए, वेतन आयोग हमारा एक आवश्यक संस्थागत तंत्र है जो केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के वेतन, भत्ते एवं लाभ को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें देश की प्रशासनिक व्यवस्था के एक मुख्य घटक के रूप में आयोग को जो है समय समय पर मौजूदा आर्थिक स्थितियों का मूल्यांकन करता है तथा सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यबल के लिए उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित करने हेतु वेतन में उचित संशोधन की सिफारिश करता है। मतलब समय समय पे हमारे केंद्रीय कर्मचारियों के, उसी के बिहाफ पे हमारे राज्य कर्मचारियों का क्या वेतन होना चाहिए, आर्थिक सुधार हेतु क्या महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए, हर 10 साल पे हमारा क्या होता है, ये गठित होता है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इसमें जो कर्मचारियों का वेतन स्ट्रक्चर होता है, उस ढांचे में क्या परिवर्तन किया जाए, उन सब पे चर्चा होती है। जैसा आप जानते हैं कि 6th पे कमीशन में आपका पे बैंड था, ठीक है। पे बैंड को हटाकर 7th पे कमीशन पे क्या लाया गया, एक नया स्ट्रक्चर बनाया गया जिससे 7th पे कमीशन की मैट्रिक्स आपको मिली। उस मैट्रिक्स के आधार पर सभी कर्मचारियों का वेतन निर्धारण हुआ। वेतन आयोग की संरचना पे ये हमारा वित्त मंत्रालय के ऊपर प्रतिभार होता है। इसका वित्त मंत्रालय ही सभी को वित्त पोषित करता है। वेतन आयोग का गठन आमतौर पर 10 वर्ष में किया जाता है। पहला वेतन आयोग 1946 में स्थापित हुआ था। आज़ादी के बाद कुल 7 वेतन आयोगों का गठन हो चुका है। 8वां जो हमारा ये 8th पे कमीशन होगा वो गठित होगा, इसीलिए 7 गठित हुआ, इसलिए 7th पे कमीशन इसके पहले जो 2014 में गठित हुआ था, 16 में 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, उस पर चर्चा हुई। जो ये गठन होता है, कमीशंस का गठन होता है, इसमें कर्मचारी जो कार्यरत हैं और पेंशन भोगियों दोनों को फ़ायदा होता है। दोनों के वेतन के लिए सिफारिशें होती हैं, क्या संशोधन किया जाए, क्या स्ट्रक्चर किया जाए। और एक चीज़ आप इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो होता है वो सरकार के ऊपर फोर्सेबल नहीं होता है। सरकार किसी भी कमीशन के गठन के पश्चात कमीशन की अनुशंसा को सरकार माने या ना माने, ये सरकार के ऊपर होता है, फोर्सेबल नहीं होता है। चलिए, अगर हमने जान लिया कि होता क्या है कमीशन, इसका क्या उद्देश्य होता है, तो अब जानते हैं कि ये आवश्यक क्यों है। मूल बात यह है कि आवश्यक क्यों ये ऐसा किया जाए। तो इसकी आवश्यकता आप देखिए क्या है। आप जानते हैं कि समय समय पर महंगाई बढ़ती रहती है, मुद्रास्फीति जो है हमारे, मुद्रास्फीति को कैसे आप समझते हैं, मुद्रास्फीति को कैसे समझा जाता है। मुद्रास्फीति हमारी क्या होती है, मुद्रास्फीति होती है कि व्हेन द वैल्यू ऑफ मनी इज डिक्रीजेज, जब पैसे की ताकत कम हो जाए। जैसे सपोज दैट आप 8 रुपये किलो चीनी खरीद रहे थे, 8 रुपये में कितनी चीनी खरीद रहे, 1 kg। आज वही आप 45 रुपये में कितनी केजी चीनी खरीद रहे हैं। इसका मतलब जो 8 रुपये में आप खरीदते तो 45 में खरीद रहे हैं। इसका मतलब पैसे की ताकत क्या है, घट गई। 45 रुपये में इसको कितने किलो, 5.5 किलो चीनी आ जानी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, 1 ही केजी चीनी। इसका मतलब पैसे की ताकत कम हुई, हमारी मुद्रास्फीति है, ठीक है, इन्फ्लेशन है। इस महंगाई के आधार पर आर्थिक स्थिति क्या है, जीवन यापन, मनुष्य को क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने के लिए किन किन संसाधनों की आवश्यकता, उसकी पूर्ति के लिए क्या वेतन होना चाहिए, इन सभी विभिन्न कारकों पर ध्यान रखते हुए लाया जाता है। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण है, उस पर मैं एक इसका विजुअल एक ले लेता हूं आपके सामने एग्जाम्पल। जैसे सपोज दैट एक कोई प्राइवेट एम्प्लॉय है, प्राइवेट एम्प्लॉय हमारा है, ठीक है। अगर उसका एनुअल हमारा जो पैकेज है, एनुअल हमारा जो पैकेज है, यदि अगर वो सपोज दैट
24 लाख का है। और आज आप देखेंगे जितने प्रोफेशनल कोर्सेज वाले हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज वाले, जैसे आप देखेंगे इंजीनियरिंग जो किया है, ठीक है, इवन डॉक्टर्स प्राइवेट हैं, वो उनको भी देखिए कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज की हैं उनकी सैलरी मिनिमम जो बेस बनता है अप्रॉक्स इतना बनता है, जिनकी जो है क्वालिटी एजुकेशन हुई अच्छे इंस्टीट्यूशन से किए हैं। बाकी तो तमाम वो एक्सेप्शंस पे मैं नहीं जाऊंगा। तो यदि अगर 24 लाख है, ये प्राइवेट एम्प्लॉय की है। यदि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय का लीजिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का लीजिए, सरकारी कर्मचारी जो हमारा है, सरकारी कर्मचारी अगर आप इसका लेंगे तो सरकारी कर्मचारी अगर आप इस समय वर्तमान में जो 7th पे कमीशन चल रहा है, इस पे आप जानते हैं सैलरी की गणना कैसे होती है, वेतन की गणना, ये थोड़ी सी जान लीजिए। वेतन की गणना, वेतन की गणना कैसे होती है आप जानते हैं कि इसमें मूल वेतन प्लस मूल वेतन का प्रतिशत, ये हमारा डीए होता है जिसको महंगाई बोलते हैं, प्लस भत्ता हमारा, जैसे एचआरए दे है, यात्रा भत्ता है, मेडिकल भत्ता, वो जो भी हो, ठीक है। तो सपोज दैट आज हमारा जो मूल वेतन है इससे कम किसी कर्मचारी का नहीं होगा 7th पे कमीशन में, ये 18,000 है। अगर 18,000 का आप लेते हैं तो 18,000 का प्लस 18,000 का कितना परसेंट, आप देख रहे हैं डीए इस समय 58% है, प्लस एचआरए, जो भी एचआरए हो, ठीक है, उसको भी ले लेते हैं हम, जो भी एचआरए हो। तो यदि अगर हम देख लेते हैं 18,000 का 58%, जो हमारा ये चीज़ हमारी डीए हो गई, क्या हो गई, ये हमारी महंगाई, ये हमारी महंगाई हो गई, ये डीए हो गई, ठीक है। तो आप यदि अगर इसकी गणना करते हैं तो हो जाएगा 18,000, ये इसकी टोटल गणना कर लीजिए आप, इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, और इसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28,440 रुपये आएगा, प्लस एचआरए अप्रॉक्स, मान लीजिए एचआरए या जो भी हमारा भत्ता हो, जो भी भत्ते हमारे हों, अलाउंसेस जो हों, तो ये मैं मान लेता हूँ 30,000 अप्रॉक्स, ठीक, 30,000 अप्रॉक्स। तो 30,000 ये हमारा मंथली आ रहा है। एनुअल कितना आ जाएगा, 3,60,000, जो कि गुणे 12 कर लेंगे तो ये एनुअल आ जाएगा, तो 3,60,000। यहाँ 3,60,000 हो रहा है, और जो हमारा प्राइवेट एम्प्लॉय है इसका कितना हो रहा है, इसका 24 लाख हो रहा है, ठीक है, इसका ये हो रहा है, ठीक है, तो 24 लाख रुपए हो रहा है। तो आप कल्पना करिए कि 24 लाख और 3,60,000, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इस डिफरेंस की अगर हम चर्चा करें तो इसी डिफरेंस को हमारा कम करने हेतु समय समय मतलब 10 साल की अवधि में, 10 साल की अवधि में हमारे समय समय पर क्या लाए जाते हैं, वेतन आयोग लाए जाते हैं, उनकी अनुशंसा पर हमारे वेतन को बढ़ाया जाता है। इससे क्या होगा कि आप देखेंगे कि यदि अगर वेतन में यदि अगर कोई समानता रहेगी तो हमारा उसी आधार पर हमारा क्या होगा, वेतन बढ़ेगा, और वेतन जब बढ़ेगा तो मार्केट में क्या होगा, लिक्विडिटी ऑफ मनी हमारी बढ़ेगी। और यदि अगर मार्केट में पैसा बढ़ेगा तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था क्या होती है, किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वो हमारी बढ़ जाती है। पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़ ये तो मैंने एम्प्लॉय का ही तुलना की है। आप यदि अगर एक देखेंगे कि यदि अगर कोई एक बिजनेसमैन है, यदि कोई व्यापारी है, तो अगर कोई व्यापारी है हमारा, तो व्यापारी आप जान लीजिए कि अगर उसका प्रतिदिन का अगर 3,000 रुपये बचत, अगर उसकी 80 सेल है, तो आप देखेंगे कि 3,000 या 2,000 मान लेते हैं तो उसको भी 1,20,000 रुपये मिल रहा है, ठीक है, 1,20,000 रुपये उसको मंथली मिल रहा है। एनुअल कितना हो जाएगा, एनुअल हो जाएगा लगभग 15 लाख के, 12 बरी 140, 14,40,000, मतलब 15 लाख रुपए के आसपास उसको क्या मिल रहा है, बट यहाँ क्या मिल रहा है, 3,60,000, ठीक है। तो इस तरीके से कि जो सरकारी कर्मचारियों की जो इनकम है वो बहुत कम है, उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने के लिए और जो पैसों की आवश्यकता, उसी आधार पर वेतन आयोग का गठन करके उसी हिसाब से उसकी महंगाई के हिसाब से मुद्रास्फीति के अनुसार बदला जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर रही बात।
जिसकी चर्चा यहाँ देखिए कि दिया गया है ना कि सामाजिक समानता, मतलब वेतन आयोग को वेतन असमानता और सामाजिक न्याय के मुद्दे को भी संबोधित करता है। साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी कर्मचारी को उचित प्रतिस्पर्धी वेतन मिले। ऐसा ना हो कि प्राइवेट को बहुत ज़्यादा मिल रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कम मिल रहा है, तो क्या होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक बार प्राइवेट की तरफ स्विच करेगा, ठीक है, प्राइवेट की तरफ स्विच करेगा, और क्वालिटी प्रोडक्ट जो सरकार को चाहिए, जो सरकार के तंत्र को चलाने के लिए चाहिए, वो भी चीज़ें आएंगी इसमें, ठीक है। तो इसलिए सरकार ये देखती है कि एक प्रतिस्पर्धी वेतन हम अपने कर्मचारियों को दें, जिससे कि वो उनकी जो कार्य क्षमता है उस दक्षताओं में कोई कमी ना आए और वो अपनी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ हो जीने में उनके लिए उपयोगी हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें ये भी जानिए कि जो कमीशंस गठित होते हैं उसमें जितने भी हमारे भत्ते होते हैं, चाहे आवास भत्ता, चिकित्सा भत्ता, यात्रा भत्ता या अन्य जो हमारे भत्ते होते हैं, उनकी भी समीक्षा की जाती है, उनमें भी फेरबदल और बदलाव किया जाता है। चलिए अब आते हैं, हम जानते हैं कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और फिटमेंट फैक्टर से क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ 6th पे कमीशन पे, 6th पे, 7th पे एंड 8th पे, ठीक है, 6th पे, 7th पे, 8th पे। 6th पे कमीशन आप देखेंगे तो 6th पे कमीशन पे जो हमारा बेसिक पे है वो उस पर मैं चर्चा नहीं करता हूँ, यहीं डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसका जो हमारा फिटमेंट फैक्टर था, फिटमेंट फैक्टर था, वो हमारा क्या था, वो हमारा कितना था, 1.86 था, ठीक है। 7th पे कमीशन क्या हुआ, जो 6th पे कमीशन का जो बेसिक वेतन था वो हमारा था 7,000 रुपये। कितना था, 7,000। ये हमारा मूल वेतन, प्रारंभिक जो मूल वेतन था, ठीक है, वो हमारा कितना था, 7,000 था। इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 18,000 कर दिया गया। इसी हिसाब से इसका मतलब इसका जो फिटमेंट फैक्टर हुआ, जो हमारा मूल वेतन बढ़ा उसको क्या कर दिया, डिवाइड करिए 7 से, तो आप देखेंगे ये आएगा 2.57, ठीक है। यदि अगर आप इसको देखेंगे डिवाइड करके देखिएगा तो ये आपका आएगा 2.5714 समथिंग आएगा, तो यही हमारा फिटमेंट फैक्टर बना था। अब ये मूल वेतन को 18,000 क्यों बढ़ा के कर दिया गया, 7,000 से 18,000, इसलिए किया गया कि समय समय पर 7,000 पर आपको क्या मिलता था, 7,000 प्लस डीए होता था, प्लस एचआरए होता था। तो डीए हमारा हर साल जो है, हर साल 1-2 बार बढ़ता है। कितनी बार बढ़ता है, 2 बार बढ़ता है। ये 3% करके बढ़ता है, देखते हैं 3%, 4% और 2% इस आधार पर। और ये आधार कहाँ से आता है, कब 3 बढ़ेगा, कब 4 बढ़ेगा, कब 2, ये हमारा सीपीआई एक होता है जिसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये मार्केट में महंगाई के दर को देखते हुए जो सीपीआई होता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उस आधार पर क्या होता है, ये हमारा निर्धारित होता है। इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला जानना बहुत ज़रूरी नहीं होता है। उस फार्मूले के आधार पर ही हमारा तय होता है कि इस बार कितनी हमारी कितना डीए हमारा बढ़ना है। तो जब ये डीए बढ़ते बढ़ते 10 साल में इसकी एक कहते हैं कि एक लिमिट होती है, लिमिट से ऊपर ये बढ़ चुका होता है। जैसे पिछली बार 7th पे कमीशन में 100% प्लस चला गया था ये, अभी देख रहे हैं 8th पे कमीशन से पहले जो हमारा 7th पे कमीशन अभी इस बार 58% हो गया है कर्मचारियों के लिए, ठीक है। तो पिछली बार ये तो 100% हो गया था। तो उसी भी हाफ पर देखकर बेसिक को ही क्या कर दिया गया, डीए को शून्य कर दिया जाता है। जब कमीशन गठित होता है के लिए तो डीए को हमारा शून्य कर दिया गया था। और डीए जब हमारा शून्य हुआ था तो क्या हुआ कि डीए शून्य होने के बाद आपने देखा कि हमारा जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 आया। चूंकि डीए शून्य हुआ और सैलरी हमारी कितनी हो गई, 18,000 हो गई। कितनी हो गई, 18,000 हो गई, 7 से 18,000 हो गई। तो उस हिसाब से हमारा कितना फिटमेंट फैक्टर जो निकला वो 2.57 निकला। 7 से 18 क्यों हुई, 18 इसलिए हुई क्योंकि हमारा महंगाई भत्ता जो है बढ़ते 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 एक थ्रेशोल्ड कंडीशन तक पहुंच चुका था। तो डीए को 0 कर दिया गया और मूल वेतन को ही संशोधित कर दिया गया कि अब जो मूल वेतन हमारा 7,000 था वो कितना हो गया, 18,000 हो गया, 18,000 हो गया। तो इस हिसाब से कि सैलरी कितने गुना बढ़ी मूल वेतन के अनुसार, वो हमारा 2.57 टाइम्स। यही हमारा जो जितने गुना बढ़ी वही हमारा क्या है, फिटमेंट फैक्टर है, ठीक है। मुझे लगता है फिटमेंट फैक्टर की बात सबको समझ में आ गई। अब हमारा जो है 8th पे कमीशन के बारे में आप जान लीजिए। 8th पे कमीशन में जो डिमांडेड है वो 2.86%, 2.86 ये हमारा क्या है, फिटमेंट फैक्टर है, ठीक है। ये हमारा क्या है,
से फिटमेंट फैक्टर 2.86। तो जो 2.86 हमारा फिटमेंट फैक्टर है, इसी फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से अब हमारी सैलरी जो होगी वो बढ़ेगी। जैसे सपोज दैट अब हमारा बेसिक पे अगर 18,000 है, ये एज पर एक्सपेक्टेड हमारा जो है वो जो है 2.86 जो हमारा है ये एक्सपेक्टेड है, इतनी हमारी डिमांड की गई कर्मचारियों के द्वारा, तमाम संघों के द्वारा कि हमारा अब जो होगा वो 2.86 होगा। लेकिन अभी आपने हाल ही में पेपर की खबरों में और तमाम वित्त वेत्ताओं के द्वारा आपको कहा गया कि जो मूल वेतन अभी हमारा 7 पे कमीशन में 18,000 है, इसको संशोधित करके कितना कर दिया जाएगा, 44,000 कर दिया जाएगा। इसका मतलब अब देखेंगे जो यहाँ 7,000 का 18 हुआ था वो कितना हो जाएगा, 44 डिवाइड बाई अगर 18 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, लगभग ये आ जाएगा, आप मान के चलिए 2.44, ठीक है, 2.44 हमारा आ जाएगा। और 2.44 के हिसाब से 2.44 के हिसाब से हमारा कितना हो जाएगा, 2.44 के हिसाब से हमारा हो जाएगा कितना, आप कैलकुलेट कर लीजिए कि अब कोई भी सैलरी, जैसे आप इसके लिए मैं मैट्रिक्स दिखा देता हूं आपको, ये देखिए नीचे मैट्रिक्स बनी होगी, ये मैट्रिक्स, इसी मूल वेतन को, इसी को मैं कह रहा था कि ये हमारा कितना है, ये हमारा 18,000 बेसिक था, जो पहले क्या था 6 पे कमीशन में ये हमारा 7,000 था, ठीक है, ये 7,000 था, ये बढ़ के कितना हो गया, 18,000 हो गया। तो इसी पे ही, इसी का अब जो बढ़ेगा, जो फिटमेंट फैक्टर होगा, जैसे सपोज दैट मैं 4200 ग्रेड पे का पहला ले लेता हूँ, चूँकि आप टेट की तैयारी कर रहे हो तो टीचर की, तो अगर आपके वेतन का कैलकुलेशन हो, वेतन की गणना आपकी क्या हो जाएगी, वेतन की गणना आपकी हो जाएगी, जैसे सपोज दैट 35,400 का यदि अगर आप 2.44 से ही आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 35,400 इंटू 2.44, ये आपका हो जाएगा 86,376 प्लस आप इसमें क्या करेंगे, HRA जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, HRA भी अभी देखेंगे तो 1340, ये ग्रामीण सबसे कम है, तो आप जोड़ेंगे तो लगभग 88,000 के आसपास आप मान लीजिए कि 88,000 सैलरी हो जाएगी, जो आज प्राइमरी में नौकरी ज्वाइन कर रहा होगा। और अगर आप पुराने तरीके से अगर आज ज्वाइन करें, 8 पे कमीशन का लाभ ना मिले, 7th का मिले, तो उस पर भी कैलकुलेशन कर देते हैं। आप 45,400 का कितना परसेंट, 158% अगर हम निकाल दे रहे हैं, सॉरी, इसका 58% प्लस 35,400 प्लस HRA, यही होगा उसका सैलरी। तो आपका कितना हो जाएगा, आप इसका निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 55,992 रुपये, 55,932 रुपये, 55,932 प्लस HRA, ठीक है, HRA अगर हो तो हमारा कितना हो जाएगा, 1340। यदि अगर आप इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा ये मान के चलिए लगभग 57,227 रुपये, 57,272 रुपये, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये सैलरी यहाँ 57,000 हो रही है, यहाँ 88,000, मतलब 21,000 का डिफरेंस आपको कब दिखेगा, ये जैसे सपोज दैट इसी मैट्रिक्स पे हम ले लेते हैं, मैट्रिक्स पे आप ले लीजिए, यदि अगर कोई भी प्राइमरी में ही सपोज दैट अगर वो 10 साल नौकरी कर लिया है, ठीक है, मान लीजिए वो 10 साल नौकरी कर लेता है या 8 साल 9 साल कर लेता है, 10 साल की कितना हो जाएगा, 47,600, अगर उसका यहाँ पे है, ऐसे ही आप अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 1-2 कैलकुलेशन मैं करके बता दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप कर लीजिए। हाँ, कैलकुलेशन यहाँ कर देता हूँ। यदि अगर 47,600 है, ठीक है, 47,600 है, अगर इसका हम 2.44 से मल्टीप्लिकेशन कर दें, ठीक है, 47,600 का यदि अगर हम 2.44 से मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये देखेंगे आप 1,16,000 होगी, 1,16,144 प्लस इसमें जो HRA है, ठीक है, सपोज दैट 1,00,000 हमारा 17,000 के 1,18,000 1,20,000 हो जाएगा, 1,18,000 या 20,000 जो भी होगा, ये सैलरी अप्रॉक्स बनेगी। अभी आप कैलकुलेशन करेंगे, अगर पुराने जो हमारा जो अभी चल रहा 7th पे कमीशन के अनुसार, तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा, ये अगर कैलकुलेशन आप करके निकालेंगे तो ये अप्रॉक्स आपका निकलेगा 75,000 के आसपास। कितने के आसपास, 75,000 के आसपास। ये तो अभी आपका निकल रहा जो मैं 2.44 फिटमेंट फैक्टर की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप कल्पना करिएगा, आप देखिए 6th पे कमीशन में क्या था,
सिक्स पे कमीशन में था 1.86। सेवेंथ में क्या हुआ, सेवेंथ पे कमीशन में क्या हुआ, सेवेंथ पे कमीशन में हो गया ये 2.57। एट्थ में ये आप देखिएगा ये 2.86 की डिमांड है, इतना नहीं बट आप ये 2.57 से ऊपर मतलब 2.60 से ऊपर रहेगा ही रहेगा। आप देख लीजिए इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करते हैं, जैसे 47,600 का जो आप देखते हैं ये हमारा 47,600, यदि अगर मैट्रिक्स में आप देखेंगे तो 47,600 हमारा 4800 ग्रेड पे की शुरुआत है। ठीक है, अगर 47,600 आप देखते हैं तो 47,600 के अनुसार क्या आपकी क्या सैलरी होगी। ठीक है, इसको हम करके दिखा देते हैं आपको। ये आप देख लीजिए 47,600 का और 2.60 से यदि अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, किससे करते हैं 2.60 से करते हैं, तो आप ये मोटी मोटा मान के चलिए प्लस HRA आप करेंगे तो आपकी सैलरी 1,25,000 से ऊपर चली जाएगी। कितनी चली जाएगी, 1,25,000 से ऊपर चली जाएगी। अभी हमने यहाँ कैलकुलेट किया था जो पुराने से, जो सेवेंथ पे कमीशन से किया था तो वो 75,000 थी। कितनी थी 75,000। इसका मतलब 50,000, कितने 50,000 रुपीज़ आपका जो है 50,000 रुपये इंक्रीजेस दिखा रहा है। ठीक है, अब कुछ लोग कर रहे होंगे कि नहीं इतनी सैलरी क्यों बढ़ जाएगी। अब आता हूँ इस मुद्दे पे, एक छोटी सी चर्चा मैं कर लेता हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा, एक आप देखते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है, PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी। इसके अनुसार प्रति व्यक्ति खर्च करने की क्षमता, मतलब कि कोई व्यक्ति जो है ये जो PPE है दर्शाता है कि विभिन्न देशों में वस्तुओं और सेवाओं की सापेक्ष लागत के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। ठीक है, मतलब ये दिखाता है कि ये PPE आधार पर प्रति व्यक्ति खर्च करने की जो क्षमता है। इंडिया में देखिए कितनी 8,63,503 रुपये। यही चाइना का कितना है 21,09,104 रुपये और अमेरिका का 66,40,276 रुपये। जबकि ये रुपीज़ में, ये INR में, इंडियन रुपीज़ में, किस में है इंडियन रुपीज़ में है, ये इंडियन रुपीज़ में है। ठीक है, तो इंडियन रुपीज़ में ये हमारा ये खर्च करने की क्षमता वहाँ है। अब सोचिए यदि अगर हमारी मार्केट कैप बड़ी नहीं होगी, जैसे ये एग्जांपल आप समझ सकते हैं, अभी USA ने क्या किया था, ये मैं 24 का दिखा रहा हूँ, 2024 का बता रहा हूँ। 25 में तो इंडिया का अप्रॉक्स $12,000 के आसपास हो गया है, $12,000 का। चाइना का भी बड़ा, अमेरिका का लगभग ये पहुंच गया है, ये $80,000 से ऊपर है, जाएगा ये $80,000 से ऊपर जाएगा ये। तो ये मैं 24 की गणना कर रहा हूँ, 24 के हिसाब से हम समझ लेते हैं। USA भी क्या किया, अपनी मार्केट को क्या किया, अपनी अभी मार्केट को क्या किया, उसने क्लोज कर लिया, बंद कर लिया। क्यों, क्योंकि उसने क्या लगाया 50% टैरिफ लगाया, 50% टैरिफ लगाया। इससे क्या प्रभाव पड़ता है कि जो बाहरी कंपनियां हैं वो बाहरी कंपनियां क्या करेंगी, अब हमारी बाहरी कंपनियां USA में लाके क्या करेंगी, USA में लाके अपने सामान को नहीं बेच पाएंगी। क्यों, बेचेंगे तो 50% अतिरिक्त देंगे। ठीक, तो इसलिए इनका बाहर से क्या हुआ, मार्केट बाहर से यहाँ आ गए। इससे ये बाहरी मार्केट को क्यों प्रभाव पड़ा, जैसे आप देखते हैं अपने यहाँ भदोही का जो है, भदोही का कालीन उद्योग है। क्या, कौन सा उद्योग किस लिए फेमस है, भदोही कालीन उद्योग। यहाँ की बड़ी बड़ी कालीनें जो 3-3 लाख रुपए की थी, 3-3 लाख रुपीज़ थी, जो बड़े बड़े व्यापारी थे, उनका प्रोडक्शन, उनका एक्सपोर्ट, वो सब थोड़ा सा शिथिल पड़ गया। क्यों, क्योंकि अमेरिका में पर व्यक्ति की खर्च करने की क्षमता बहुत ज़्यादा 66,40,000 है। इट मीन्स कि वो व्यक्ति वहाँ पर अपने लिए 3 लाख की कालीन वो घर के लिए खरीद सकता है, बट जहाँ पर ये खरीदने की क्षमता कम है तो वो 3 लाख 5 लाख की कैसे अन्य खर्चों को कैसे वहन करेगा अगर 3 लाख की कालीन घर बिछाता है। तो इसका मतलब जो मार्केट बड़ी है, जहां लोग, अरे इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, यदि अगर हम किसी बिजनेस, किसी व्यापार को शुरू करना चाहते हैं तो पहले ये देखते हैं कि हमारे यहाँ इस व्यापार को सस्टेन करने के लिए कितनी बड़ी मार्केट है। हम नियर बाई बड़ी मार्केट में जाते हैं कि वहाँ ही हमारी ज़्यादा चलेगी, मतलब हमारे पास जो बायर हैं, सिंसियर बायर हैं, हम उस तरफ रुख करते हैं कि वहाँ जाएँ और वहाँ हम वहाँ अपनी दुकान खोलें ताकि हमारे पास खरीदार मिले। तो इसीलिए क्या करेंगे कि जो हमारी सरकार है, भारत सरकार है, वो इस पर विशेष ध्यान दे रही है कि जब हमारे एम्प्लॉय के पास पैसा रहेगा तो वो क्या करेंगे, हमारी मार्केट में क्या करेंगे, ये हमारी अगर उनकी सैलरी या उनके पास इनकम ज़्यादा है, तो वो इनकम क्या करेंगे, उस पैसे का अपने भारतीय मार्केट में क्या करेंगे, भारतीय मार्केट में खर्च करेंगे, भारतीय मार्केट में क्या करेंगे, भारतीय बाजार में खर्च करेंगे। तो जब खर्च करेंगे तो इकोनॉमी हमारी बूस्ट होगी। आज जो PPP के आधार पर तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है, और नॉर्मल GDP के आधार पर जो दूसरा होता है, GDP के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आधार पर भारत चौथी अर्थव्यवस्था है। अभी उसने जस्ट जर्मनी को पीछे किया था।
तो इस आधार पर जो है पीपी के आधार पर जब हमारे यहाँ इनकम ज़्यादा होगी, लोगों को खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, वो इनकम कैसे ज़्यादा होगी? ऑब्वियस है कि हमारा कुछ वित्तीय सुधार किया जाए। तो 7th पे कमीशन में इतनी सैलरी हमारी एज पर एक्सपेक्टेड हो सकती है। इसके तमाम मैंने रीज़न आपको दे दिए, तमाम और बैंकिंग नियम्स हैं, उन सब पे भी चर्चा करने, वीडियो बहुत लंबा होगा। तो ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, आपको 2-3 मैं कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ, जैसा कि आप देखते हैं हर ग्रेड पे के अनुसार कि यदि अगर हमारा यहीं शुरू करता हूँ, ये 4200 ग्रेड पे से 4200 से शुरू कर लेता हूँ, 4600, 4700, 4800 मैं आपको शुरू करके दिखा देता हूँ। देखिए 4200 ये ग्रेड पे है, इसके लिए बेसिक पे होता है 35,400। फिर हमारा 4600 ग्रेड पे है, जो हमारा शुरू होता है किससे? 44,900 पे। 4800 ग्रेड पे है, ये हमारा शुरू होता है 47,600 पे। हमारा 5400 ग्रेड पे है, 5400 ग्रेड पे 53,100 पे। ठीक है, ये हमारा बेसिक है। इसका अगर फिटमेंट फैक्टर मैंने जहाँ आपसे चर्चा की 2.60, तो आप कल्पना कर लीजिए कि जो हमारा 2.60 होगा, यहाँ पर लगभग 1,25,000 के आसपास सैलरी होगी विद एच आर ए इंक्लूडेड। ठीक है, 1,25,000 प्लस होगी। यहाँ पर क्या होगी, आप अगर देखेंगे 35,400 वाले में क्या होगी, आप अगर 2.6 फिटमेंट फैक्टर लगाएंगे तो ये अप्रॉक्स 95,000 जो हमारा पहला एम्प्लॉय होगा, मास्टर है अगर कोई नियुक्त हो रहा है, वो 95,000 सैलरी 8th पे कमीशन के आधार पर पाएगा। यदि अगर किसी की 4800 ग्रेड पे है, तो आप वहाँ देखेंगे क्या हो जाएगा, वहाँ पे लगभग उसको, सॉरी ये मैंने 4600 ये जो था ये इस 4800 वाला लिख दिया था, 1,25,000 ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस एच.आर.ए के साथ। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा जो है 44,900 वाला था, उसके लिए आपकी होगी लगभग 1 लाख, ये 16 कर दीजिए, 1,16,000 होगा विद एच.आर.ए एक्सक्लूडेड है। यहाँ 1,18,000 या 20 के मान लीजिए, अगर एच.आर.ए इंक्लूडेड 1,18,000 हो जाएगी। और अगर आपका 53,100 होगी, ठीक है 53,100 होगी, तो आप देख लीजिए ये 2.6 के आधार पर लगभग 1,40,000 के आसपास विद एच.आर.ए हो जाएगा। ठीक है, विद यानी हाँ विद एच.आर.ए अप्रॉक्स, एच.आर.ए प्लस इसमें लग जाएगा, तो एच.आर.ए जिस हिसाब से लगे उस हिसाब से 1,40 के आसपास अप्रॉक्स हमारी क्या होगी, सैलरी हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि इसी आधार पर सैलरी बढ़ेगी, और आप सभी से इसी नोट के साथ विदा लेता हूँ कि आप जो है इसी आधार पर आपकी सैलरी हाइक मिलेगी, आप जॉब में जल्दी आएंगे। और चूँकि ये महत्वपूर्ण सूचनाएं विगत आपको नौकरी करते हुए तमाम चीज़ों की नहीं मिलती हैं, आज आपसे पहले शेयर कर ले रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप हमारे साथ फिर आगे जुड़े रहेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर आप अपने मित्रों और लोगों में शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।